हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आज मैं फिर आपके सामने वीडियो क्लास के माध्यम से उपस्थित हुआ हूँ और आपके साथ बातचीत करके और आपके साथ अपने अनुभवों को साझा करके और इस शिक्षण प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि जुलाई माह में हम लोग फिर से उस पुराने मूड में आ रहे हैं जिसको हमने अप्रैल मई में छोड़ा था। लेकिन अभी सिलेबस को आगे बढ़ाने से पहले एक बार हम लोग पीछे से फिर देखेंगे और अपने विषय को समझेंगे। हर विषय को और उसकी प्रकृति को, उसके स्वरूप को समझने की कोशिश करेंगे। और इसी क्रम में आपने देखा होगा कि पिछले वीडियो में हमने 2 वीडियो हमने जारी किए थे, जिसमें से एक में हमने आपसे विषय के संबंध में बातचीत की थी और हमने आपको बताया था कि सामाजिक विज्ञान कैसा विषय है और इसका अन्य विषयों के साथ क्या संबंध है, प्राकृतिक विज्ञान से ये किस प्रकार समान है और किस प्रकार ये अलग है। और इसमें हमने आपको ज्ञान के बारे में, विज्ञान के बारे में, फिर प्राकृतिक विज्ञान के बारे में और सामाजिक विज्ञान किस तरह से विज्ञान कहा जाता है और ये किन विषयों का अध्ययन करता है, इसके जो अध्ययन के टॉपिक हैं वो क्या हैं। तो आपने देखा था कि हमने आपसे चर्चा की थी कि जो प्राकृतिक विज्ञान है उसमें जो अध्ययन का विषय है वो पदार्थ है, लेकिन जो सामाजिक विज्ञान है उसमें अध्ययन का विषय मानव स्वभाव है, मानव की प्रकृति है, मानवीय संबंध है। और इसीलिए चूँकि प्राकृतिक विज्ञान का जो विषय पदार्थ है उसका स्वभाव स्थिर रहता है, विशेष परिस्थितियों में विशेष ही प्रकार का व्यवहार करता है और उस पर देश काल का कोई असर नहीं पड़ता है। जैसे जल की प्रकृति जो है और जो उसके बनने का जो फार्मूला है वो हर जगह वैसा ही रहेगा, है ना। तो या और भी जो अन्य पदार्थ हैं, धातुएं हैं, उन सब का जो स्वभाव है वो देश काल से परे है, किसी भी परिस्थिति में उसी तरह का व्यवहार करेंगे। जैसे लोहा कठोर धातु है तो कठोर ही रहेगा, चाहे वो जहाँ पर भी ले जाया जाए। लेकिन अगर हम मानवीय संबंध और मनुष्य के स्वभाव की बात करें तो हम उसके बारे में इस तरह की बातें नहीं कर सकते, क्योंकि वो परिवर्तनशील है। वो एक ही परिस्थितियों में अलग अलग मनुष्य अलग अलग तरह का व्यवहार करता है और इसीलिए जो सामाजिक विज्ञान के नियम हैं वो इतने स्थिर नहीं होते हैं जितने कि प्राकृतिक विज्ञान के। तो हमने आपसे ये भी कहा था कि लेकिन सामाजिक विज्ञान का लक्ष्य यही है कि वह एक दिन प्राकृतिक विज्ञान की तरह निश्चितता प्राप्त कर ले, उसी की तरह वो निश्चित भविष्यवाणी करने लगे, उसी की तरह वो निश्चित निष्कर्ष निकालने लगे। यानी ये कहा जाए कि अगर इस देश में लोकतंत्र है या अमेरिका में लोकतंत्र है, भारत में लोकतंत्र है, दोनों एक जगह परिस्थितियाँ होनी चाहिए। लेकिन आप देखते हो कि अमेरिका का लोकतंत्र अलग तरह का है, भारत का लोकतंत्र अलग तरह का है, पाकिस्तान में जो लोकतंत्र है वो अलग तरह का है, क्योंकि मनुष्य स्वभाव से ये चीज़ें निर्धारित होती हैं। ठीक इसी प्रकार आप देखते हैं कि हमारा जो सामाजिक परिवेश है या हमारा जो भौगोलिक परिवेश है, भौतिक परिवेश है, उसका मनुष्य के स्वभाव पर किस तरह से असर पड़ता है। ये भी आप देखोगे कि अलग अलग तरह के भूभागों में रहने वाले लोग अलग अलग तरह का व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, उनकी अनुक्रियाएँ, प्रतिक्रियाएँ अलग अलग तरह की होती हैं। जैसे अगर ठंडे प्रदेशों में आप देखिए रहने वाले लोग पर्यावरण के प्रति दूसरे तरह का व्यवहार करेंगे और गर्म प्रदेशों में रहने वाले लोग पर्यावरण के साथ अलग तरह का व्यवहार करेंगे। ऐसे पर्यावरण भी अलग अपने अपने तरीके से प्रभाव डालता है। जैसे जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म प्रदेश है वहाँ के लोगों की चमड़ी का रंग और वहाँ के लोगों के तीज त्यौहार, वहाँ के लोगों के रहन सहन की जो शैली है वो अलग तरह की होगी। ठंड प्रदेशों में रहने वाले लोगों की जीवन शैली अलग तरह की होगी। तो इस प्रकार हम सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत यह देखते हैं कि किस प्रकार मानवीय पर्यावरण भौतिक पर्यावरण पर और किस प्रकार भौतिक पर्यावरण मानवीय पर्यावरण पर प्रभाव डालता है। और इतना ही नहीं, इसमें हम यह भी देखते हैं कि जो भौतिक पर्यावरण है उसके जो विभिन्न घटक हैं, जैसे जलमंडल, थलमंडल, वायुमंडल, ये सब उसके घटक हैं। ऐसे जैविक घटक भी हैं, जैसे वनस्पतियाँ, पर्यावरण और जीव जंतु, पेड़ पौधे, ये सब। तो ये एक दूसरे के ऊपर भी प्रभाव डालते हैं और फिर अलग अलग प्रभाव भी डालते हैं। जैसे मनुष्य को अगर देखें, जीव जंतुओं को देखें तो समस्त जीव जंतु एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और फिर वो वनस्पतियों को प्रभावित करते हैं। ऐसे वनस्पतियाँ भी जीव जंतुओं को प्रभावित करती हैं। फिर ये दोनों मिल कर के भौतिक पर्यावरण यानी जलमंडल, वायुमंडल और स्थलमंडल को प्रभावित करते हैं। ठीक इसी तरीके से जो भौतिक पर्यावरण है वह
इस जैविक पर्यावरण को प्रभावित करता है। तो मतलब ये क्या है कि इंटरनल इंटरेक्शन है, मतलब आंतरिक अंतःक्रिया है। पहले एक दूसरे के ऊपर प्रभाव डालेंगे, फिर अपने ही एक ग्रुप में, सब ग्रुप में, उप समूह में भी एक दूसरे के ऊपर प्रभाव डालेंगे। तो सामाजिक विज्ञान होने के नाते ये जटिल होता है, और इसकी जटिलता को समझना ही इसकी वैज्ञानिकता है। अगर हम इस जटिलता को न समझें, इसको ज्यों का त्यों रहने दें, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब ये जिज्ञासा फिर नहीं होगी। जिज्ञासा की शुरुआत इसी जटिलता की वजह से होती है। जब आप संबंधों में जटिलता देखते हैं, आप बादल को बरसते हुए देखते हैं, बिजली कड़कते हुए देखते हैं, मौसम में बदलाव देखते हैं, तो आपके मन में तमाम तरह की जिज्ञासाएँ उठती हैं, प्रश्न उठते हैं, और इन्हीं प्रश्नों की वजह से विज्ञान का जन्म हुआ। और फिर इन्हीं प्रश्नों ने सामाजिक संबंधों में भी इसी तरह से प्रश्न खड़े होने शुरू हुए, तो सामाजिक विज्ञान का जन्म हो गया। और ये निरंतर विकास की प्रक्रिया चलती रहेगी। जैसे विज्ञान अपने अंतिम लक्ष्य पे नहीं पहुंच पाया है, अभी वो चल रहा है, वो विकासमान है। इसी तरीके से सामाजिक विज्ञान भी अंतिम लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाया है, वो भी विकासमान है। और सामाजिक विज्ञान का लक्ष्य क्या है, फिर से आपको स्मरण दिला दूं कि इसका लक्ष्य है प्राकृतिक विज्ञानों की तरह सुनिश्चित भविष्यवाणी कर सकने लायक संभव हो जाना, कि उसकी इतनी क्षमता हो जाए कि वह प्राकृतिक विज्ञानों की तरह सुनिश्चित भविष्यवाणी करने लगे। वो कहने लगे कि अगर लोकतंत्र इस देश में होगा तो ऐसे ही रिजल्ट आएंगे। लेकिन आप देखते हो कभी तक ऐसा हो नहीं पाया है। लेकिन फिर भी मैंने कहा था, आपको बताया था कि क्यों सामाजिक विज्ञान को विज्ञान कहते हैं, क्योंकि सामाजिक विज्ञान में विज्ञान की पद्धतियाँ, यानी पर्यवेक्षण, यानी प्रयोग, यानी सुनिश्चित भविष्यवाणी, तो ये विश्लेषण, ये सब हम करने लगे हैं। और ये करते हैं, देखिए जैसे लोकतंत्र भारत में एक प्रयोग की तरह था, गुट निरपेक्ष आंदोलन एक प्रयोग की तरह था, या हमने शांति स्थापना के प्रयास किए अपने पड़ोसी देशों के साथ, तो यह भी एक प्रयोग था, हमने प्रयोग किया। उस प्रयोग के परिणाम हमेशा सुखद नहीं हुए, कभी सुखद हुए और कभी दुखद हुए। कभी उनसे हमें धोखा मिला और कभी वाकई में हमने उनसे इच्छित परिणाम जो चाहते थे वो मिल गया। तो कुछ सुनिश्चित नहीं कहा जा सकता। इसी नाते तो ये सामाजिक विज्ञान है, चूँकि मानवीय संबंध अलग अलग होते हैं। मनुष्य बाहर से कुछ दिखता है, अंदर अंदर कुछ होता है, उसके मन में कुछ चल रहा होता है, जबकि उसकी बाहरी गतिविधियों में कुछ और ही दिखाई पड़ता है। तो ये सामाजिक विज्ञान की प्रकृति है। जब तक हम अपने विषयों को समझेंगे नहीं, तब तक हम उसको अच्छी तरीके से हम पढ़ नहीं सकते, उसका हम लाभ नहीं उठा सकते। इस नाते पहले हम अपने विषय की प्रकृति को समझें। अब फिर ये देखते हैं कि सामाजिक विज्ञान में जो हम 4 विषय पढ़ते हैं वो हमारे लिए क्यों कर आवश्यक हैं। जैसे हम इतिहास पढ़ते हैं तो क्यों पढ़ते हैं, उसकी क्या प्रासंगिकता है, क्या उपादेयता है। ऐसे हम भूगोल क्यों कर पढ़ते हैं, और फिर हम नागरिक शास्त्र के बारे में क्यों अध्ययन करते हैं, या फिर अर्थशास्त्र के बारे में क्यों जानते हैं। बच्चों, आप जानते हो कि जो इतिहास है उसमें हम अतीत की घटनाओं का, जो उनका क्रॉनिकल है, जैसे अतीत की घटनाएं किस क्रम में हुई हैं, उनको हम जोड़ते हैं, और जोड़ने के बाद हम कार्य कारण संबंध स्थापित करते हैं। क्योंकि जैसे विज्ञान में होता है कार्य कारण संबंध, बिना किसी कारण के कोई कार्य नहीं होता, ठीक वैसे ही इतिहास में भी अगर ये घटना हुई है तो उसके पीछे कोई न कोई कारण था। उस कारण की तह में हम जाते हैं, और इस प्रकार हम उससे सबक सीख करके, जैसे मान लीजिए इतिहास में हम पढ़ते हैं कि युद्ध हुए हैं, इतिहास में तमाम राजाओं ने बहुत अच्छे काम किए हैं, जबकि वो राजा थे, जबकि वो आनुवंशिक रूप से राजा थे, वो चाहते तो न करते, लेकिन फिर भी उन्होंने अच्छे काम किए। और कुछ राजाओं ने इसी नाते अच्छे काम नहीं किए क्योंकि वो आनुवंशिक थे, क्योंकि उनको अपने पूर्वजों से पद प्राप्त होता गया, तो वो किसी के प्रति अपने को ओबलाइज नहीं समझते थे, अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते थे। तो आप देखो ऐसा क्यों कर हुआ, क्यों कोई राजा अच्छा काम करता है और क्यों कोई नहीं करता है, क्यों युद्ध हुए, उन युद्धों का क्या परिणाम हुआ, अगर युद्ध न होते तो उसका क्या परिणाम होता। तो इन सब चीज़ों से सीख करके, अतीत से सबक सीखना ही इतिहास के अध्ययन का उद्देश्य है। और इस प्रकार हम जब अतीत से सबक सीख लेते हैं तो हम अपने आज के वर्तमान को संवार सकते हैं, उसको सही कर सकते हैं, अथवा हम भविष्य की नींव अच्छे से डाल सकते हैं, अपने भविष्य को संवार सकते हैं। हमने अतीत में जो गलतियां की आज नहीं करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए आप देखिए, चीन के साथ भारत का जो संबंध है, अगर हम उसका अध्ययन करें, यानी इतिहास में जाएं, भारत और चीन के जो संबंध है उसके इतिहास में जाएं, तो हम देखेंगे कि चीन ने हमको किस प्रकार से धोखा दिया है। तो हम आज अपनी नीति को जब बनाते समय उन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। जैसे आप नीति निर्धारक अगर कभी हुए, आप पॉलिसी मेकर हुए, तो आपके सामने सबसे पहले यही प्रश्न आएगा कि आप पहले इतिहास में जाइए, भारत और चीन के संबंधों को समझिए, उसका विश्लेषण करिए, उसकी प्रकृति को जानिए कि चीन के नेताओं का व्यवहार कैसा रहा है अतीत में, और फिर उसकी बिना पर, उसके आधार पर
आप अपने भविष्य की नीतियों की रूपरेखा तैयार करिए, तभी आप सफल हो पाएंगे। अगर आप इतिहास को झुठलाएंगे, इतिहास को इग्नोर करेंगे, या आपको लगता है कि उसमें खट्टी और कड़वी और तिक्त बातें ज़्यादा हैं, अगर आप उसको इग्नोर करते रहेंगे तो आप कभी भी अपने भविष्य की रूपरेखा अच्छे से नहीं बना पाएंगे। तो सबसे पहला फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमको क्या करना होता है कि हम इतिहास से सबक सीख करके ही अपनी नीतियों का निर्धारण करते हैं। अब दूसरी बात आती है कि आखिर हम भूगोल का अध्ययन क्यों करते हैं। अभी देखिए, मैंने कुछ देर पहले आपसे बात की कि भूगोल जो है वो हमें हमारे पर्यावरण के बारे में, हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में, हमारे जो पशुधन है, हमारा जो संसाधन है, हमारी जो भूमि है, मिट्टी है, उसकी प्रकृति है, इन सब के बारे में अध्ययन का अवसर हमको प्रदान करता है। और इसका अध्ययन करके हम अच्छी तरह से यह जान सकते हैं कि हम अपने संसाधनों का सदुपयोग किस प्रकार से कर सकते हैं, किस प्रकार से हम अपने संसाधनों का सदुपयोग करके अपने देश को विकसित बना सकते हैं। और ये संसाधन जो कि हमारे पास कम मात्रा में है अथवा अधिक मात्रा में है, तो कैसे हम प्राथमिकता तय करें। जैसे कोई संसाधन हमारे पास बहुत अधिक मात्रा में है, जैसे मान लीजिए सौर ऊर्जा का जो संसाधन है वो हमारे पास बहुत मात्रा में है, लेकिन फिर भी हम उपयोग नहीं कर पाते हैं। और कुछ संसाधन हमारे पास कम मात्रा में है, लेकिन हम उनका उपयोग कर पाते हैं, अच्छे से कर पाते हैं। तो ये क्यों कैसे हो जाता है? तो आप देखोगे कि इसमें टेक्नोलॉजी यानी तकनीक की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तकनीक जो है हमें इस लायक बनाती है कि हम अपने पर्यावरण में उपलब्ध संसाधनों का अच्छी तरह से उपयोग करें। तो एक बात ये हुई। तो कैसे ये संसाधन हमारे लिए उपयोगी, हमारे जीवन को कैसे बदल सकते हैं, और कैसे हम इन संसाधनों पर असर डालते हैं। हम इन संसाधनों को चाहें तो अच्छी तरीके से बनाए रखें अथवा इनको बर्बाद कर दें। जैसे मान लीजिए कि हम जैसे जैसे औद्योगिक क्रांति के बाद जैसे जैसे देशों का विकास होता गया, तमाम तरह के कम्युनिकेशन, संचार, परिवहन के साधन जैसे जैसे उन्नत होते गए, मनुष्य का जीवन बदलता गया, और इस प्रकार से हमने अपने पर्यावरण में जो संसाधन उपलब्ध थे उनका अविवेकपूर्ण दोहन किया। यानी हमने ये नहीं सोचा कि इतने बुरी तरीके से इन संसाधनों का दोहन करने के बाद उसके परिणाम क्या होंगे। और आपने देखा कि औद्योगिक क्रांति के बाद मनुष्य के जीवन में सुख सुविधाएं आईं, सुख सुविधाओं के साधन बहुत ज़्यादा मात्रा में आए, लेकिन बाद में क्या हुआ कि आज हम अपने पर्यावरण प्रदूषण की एक बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं। आज हमारे पर्यावरण, हमारी पृथ्वी, हमारी समग्र पृथ्वी के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। और वास्तव में पृथ्वी का अस्तित्व तो जैसे तैसे रहेगा, लेकिन अगर हमने अपने पर्यावरण की रक्षा नहीं की तो जो मानव जीवन है या जो हमारा पूरा परिवेश है, हमारे जीवन का जो परिस्थितियाँ हैं वो सब नष्ट हो जाएंगी। और इस प्रकार जीवन की जो संभावनाएं हैं धरती पर, जिनकी वजह से ये जीवन संभव हो पाता है, वो सारी परिस्थितियां भी नष्ट हो जाएंगी। तो इस नाते भूगोल का अध्ययन हम लोग करते हैं, और उसके बाद हम अपने परिवेश को समझने की कोशिश करते हैं। फिर हम आते हैं नागरिक शास्त्र पर। आप देखो आज की सबसे बड़ी समस्या क्या है, क्योंकि हम नागरिक हैं लेकिन हमारे भीतर नागरिकता के गुण नहीं हैं। हम नागरिक तो हैं इस नाते कि जन्म लेते ही हम भारत के नागरिक हो जाते हैं। कोई भी नागरिक अपने देश में जन्म लेता है, कोई भी व्यक्ति, तो वहाँ का नागरिक स्वयमेव हो जाता है। लेकिन नागरिकता स्वयमेव नहीं आती है, नागरिकता सीखने से आती है। सिविक सेंस अगर हमारे पास नहीं है, नागरिक भावना नहीं है, तो हम कभी भी अपने देश का भला नहीं कर सकते, देश को कभी आगे बढ़ने में मदद नहीं कर सकते। तो हम ये जानें, जैसे आप देखते हो प्राचीन काल में राजा और प्रजा होते थे, तो प्रजा का एक काम होता था कि वो राजा की जितनी भी आज्ञाएं हैं, आदेश हैं, उनका आंख मूंद करके पालन करे। कभी प्रजा जो है प्रश्न नहीं करती थी, प्रजा प्रश्न नहीं करती है, बल्कि प्रजा दर्शन करती है। और राजा जो है प्रजा के कल्याण के बारे में नहीं सोचता, वो केवल उसे दर्शन देता है। तो ये जो दर्शन की प्रक्रिया है, लोकतंत्र ने इसको बदल दिया। और दर्शन में वाकई क्या था, प्रदर्शन था। उसमें वो दर्शन नहीं था कि लोगों का कल्याण हो, राजा का काम क्या है। ये सब कॉन्सेप्ट थे, विचार तो थे, लेकिन धीरे धीरे विचार धूमिल हो गए। और जो चूँकि ये नैतिकता पर आधारित था, कानून पर आधारित देश समाज नहीं था, वो नैतिकता पर आधारित समाज था, धर्म पर आधारित समाज था। तो नैतिकता में क्या होता कि हम माने अथवा न माने, न मानना और मानना हमारे मन के ऊपर निर्भर है। लेकिन जब कानून का शासन आ जाता है, यही आधुनिक काल है। आधुनिक काल जो है वो पूरी तरह से कानून के शासन पर आधारित है। लेकिन बच्चों, ऐसा नहीं है कि जब हमारा संविधान बना तो उसी समय से कानून का शासन आया। कानून के शासन का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत पुराना है। पहले भी भारत में कानून का जो धर्म था, जिसे मैं अभी कह रहा था कि धर्म पर आधारित था, तो धर्म वितंडावाद जब बना, धर्म में जब पाखंड आया, इससे बहुत पहले वास्तव में धर्म का अर्थ था कानून।
यानी पृथ्वी का धर्म क्या है कि वो अपनी धुरी पर चक्कर लगाए, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करे। तो ये पृथ्वी का धर्म है, यानी ये नियम है, कानून है, प्राकृतिक कानून है, नियम है। ऐसे ही सामाजिक कानून बनाए गए तो धीरे धीरे धर्म का रूप धर, लेकिन बाद में वो पाखंड ज़्यादा बच गया उसमें, लेकिन जो उसकी मूल भावना थी वो कहीं पीछे रह गई। तो फिर से जब आधुनिक काल में कानून का राज स्थापित हुआ, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा और ये सब सारे कॉन्सेप्ट धीरे धीरे आने लगे, तो और आप देखो फ्रांस की क्रांति हुई, ब्रिटेन में क्रांति हुई, संसद आई और जनता के अधिकार आए, जनता की संप्रभुता का विचार आया, बहुत सारी चीज़ें आईं। तो इनकी वजह से ये जो ताना बाना बना, फिर ये आधुनिक वेलफेयर स्टेट की अवधारणा आ गई, यानी कल्याणकारी राज्य। यानी राज्य का उद्देश्य क्या है? शासन करना नहीं, राज्य का उद्देश्य है जनता के लिए, जनता के हित के लिए और जनता के कल्याण के लिए योजनाएं बनाना और उसके लिए काम करना। जब तक वो जनता के हित के लिए काम कर रहा है तब तक उसका अस्तित्व है, और जैसे ही वो अपने इस उद्देश्य से विमुख होता है, वो अपनी वैधता को, शासन करने की जो वैधता होती है वो उसको खो देता है। लीगैलिटी ऑफ पावर या लीगैलिटी टू कैप्चर पावर, या मतलब सत्ता को प्राप्त करने की जो वैधता होती है उस अधिकार को वो खो देता है। ठीक है, तो मतलब सबसे बड़ी बात अब क्या हुई नागरिकता की, या नागरिक शास्त्र को पढ़ने का उद्देश्य क्या हुआ? यह कि हम इसके द्वारा नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, और यह जानकारी प्राप्त करके ही हम अपने देश और समाज का भला कर सकते हैं। एक अच्छा नागरिक ही देश का भला कर सकता है। अगर आप भीड़ बने रहेंगे, अगर आप केवल समूह बने रहेंगे, या आप केवल बातों को सुन करके और बिना सोचे समझे अगर आप निर्णय लेने की अवस्था में रहेंगे, तो आप कभी भी देश को अच्छा नहीं बना सकते हो, देश की छवि खराब होती रहेगी। तो हमारा सबसे प्राथमिक कर्तव्य क्या है? नागरिक के रूप में तो हम स्वयं भारत के नागरिक हो जाते हैं, लेकिन नागरिकता के लिए हमें प्रयास करना होता है। हमें अपने कानून, अपने संविधान, अपने अतीत, अपने इतिहास, इन सबको जानना होता है, और हमारा समाज, हमारा देश हमसे क्या अपेक्षा करता है, इसको हमें पूरा करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहना होता है। ठीक है, तो फिर अब आता है कि अर्थशास्त्र का उद्देश्य क्या है, क्यों हमें अर्थशास्त्र पढ़ाया जाता है? तो अर्थशास्त्र के पढ़ाने का उद्देश्य है, अर्थशास्त्र हम सब जानते हैं, अर्थ मतलब धन। तो धन की प्राप्ति कैसे हो, धन का संरक्षण कैसे हो, और धन में वृद्धि कैसे की जाए, यही 3 उद्देश्य हैं अर्थशास्त्र का। लेकिन ये समाज के जटिल होते जाने से यह विषय भी बहुत जटिल हो गया। अब इसमें आप देखते हो कि पैसा कमाने से लेकर के रोज़गार प्राप्त करने, देश की खेती को और देश के संसाधनों को, जैसे खनिज है, तमाम तरह के खनिज हैं, लोहा है और तांबा है, सोना चांदी, ये अगर हमारे पास हैं तो किस मात्रा में हैं, और हम इनकी कमी कैसे पूरी कर सकते हैं, कैसे हम दूसरे देशों से आयात करें जिन चीज़ों की हमारे पास कमी है, जिन चीज़ों की अधिकता है कैसे हम उसका निर्यात करें, कैसे अपने व्यापार में वृद्धि करें, कैसे हम देश को मजबूत बनाएं, शक्तिशाली बनाएं। क्योंकि जिस देश के पास अपने संसाधनों की कोई योजना नहीं होती, नियोजन नहीं होता, प्लानिंग नहीं होती, वह देश कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। देखिए बहुत सारे ऐसे देश हैं, और भारत में भी ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर संसाधनों की भरमार है, लेकिन चूंकि उनके बारे में वहाँ के नीति निर्धारक अच्छे तरीके से योजनाएं नहीं बना पाए, इस नाते संसाधन होते हुए भी वो गरीब रहे। तो अर्थशास्त्र का उद्देश्य यही है कि कैसे हम अपनी प्राथमिकताएं तय करें, कैसे उन प्राथमिकताओं के आधार पर अपने संसाधनों को नियोजित करें, और फिर कैसे देश की प्रगति के लिए नीतियां बनाएं। तो इस विषय में हम यही जानने की कोशिश करते हैं कि हम अपनी प्राथमिकताओं का निर्धारण किस प्रकार कर सकने में सक्षम हों। तो ये हमारे चारों विषय हैं सामाजिक विज्ञान के। थैंक यू।